Good morning students, welcome to my MGS sociology classes. I am Dr. Manoj Rajak and this video lecture I am going to talk about Karl Marx theory of class struggle. कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 में पर्शिया के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता माना जाता है। मार्क्स के अनुसार सामान्य रूप से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्राणी है, क्लास एनिमल है। मानव इतिहास के प्रत्येक युग में विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग ढंग से आजीविका प्राप्त करने के कारण मनुष्य अनेक वर्गों में विभाजित होते रहे हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने एक दूसरे से भिन्न हितों के कारण उनके बीच टकराव के तत्व भी निहित रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के आरंभ में ही लिखा, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मालिक और दास, कुलीन वर्ग और जनसाधारण, सामंत तथा उनके अर्धदास किसान, उत्पादन संघों के मालिक तथा उनसे संबंधित कामगार, संक्षेप में शोषक और शोषित सदैव एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर कभी छिपे तौर पर तो कभी खुलेआम एक दूसरे से संघर्ष करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण के रूप में हुआ अथवा संघर्ष में लगे हुए वर्गों के विनाश के रूप में। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया शोषक और शोषित के बीच सदैव चलती रहती है, लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक युगों में संघर्ष में लगे हुए इन वर्गों के रूप में एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। मानव सभ्यता के इतिहास में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से उसी समय शुरू हो गई थी जब आदिम साम्यवादी युग में उत्पादन के साधनों के वितरण में असमानता विकसित होने लगी। इस युग में पत्थर के औजार और तीर कमान पशुओं का शिकार करने के कारण उत्पादन के प्रमुख साधन बन गए। फलस्वरूप समाज में कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होने के बाद भी समाज शक्तिशाली और दुर्बल जैसे दो भागों में विभाजित हो गया, अर्थात आदिम साम्यवादी युग से ही संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके बाद दूसरा, जब खेती और पशुपालन के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा तब दासता का युग आरंभ हुआ। इस युग में समाज के शक्तिशाली वर्ग ने उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, खेती के औजारों तथा पशुओं पर अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया। ऐसे लोगों का एक पृथक वर्ग बन गया जिन्हें मालिक तथा स्वामी कहा जाने लगा। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास अपनी भूमि, खेती के औजार तथा पशु आदि नहीं थे, उन्हें मालिक वर्ग ने अपना दास बनाकर रखना आरंभ कर दिया। मालिकों द्वारा उनसे मनमाना श्रम लेने के अतिरिक्त उन्हें वस्तुओं की तरह बेचा और खरीदा जाने लगा। इस तरह संपूर्ण समाज मालिकों तथा उनके दासों जैसे दो प्रमुख भागों में विभाजित हो गया। अब दासता के युग के बाद सामंतवादी युग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जिसमें कृषि का विकास हो जाने के कारण कृषि भूमि और कृषि के उपकरणों को उत्पादन के प्रमुख साधनों के रूप में देखा जाने लगा। जिस वर्ग ने भूमि के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया वे व्यक्ति सामंत कहलाए। सामंतों का अर्थव्यवस्था पर अधिकार होने के साथ ही राजनीति पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। भूमिहीन किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हीं की दया पर निर्भर हो गए। इन भूमिहीन किसानों की दशा अर्धदासों तरह की थी, क्योंकि सामंतों द्वारा उन्हें बहुत कम मजदूरी देने के साथ ही बेगार के रूप में भी उनका मनमाना शोषण किया जाने लगा।
दास युग की तुलना में सामंतवादी युग में भूमिहीन किसानों ने एक वर्ग के रूप में कुछ सीमा तक संगठित होना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप इस युग में वर्ग संघर्ष का अस्पष्ट और असंगठित रूप सामने आने लगा। मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने के कारण जब पूंजीवादी युग का आरंभ हुआ तो संपूर्ण समाज पूंजीपति और सर्वहारा जैसे दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित हो गया। जिन लोगों के पास पूंजी मशीनों तथा उपकरणों के रूप में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व था वे बुजुर्गा अथवा पूंजीपति कहलाए। दूसरी ओर समाज का वह बड़ा भाग जो उत्पादन के इन साधनों से वंचित होने के कारण पूंजीपतियों के हाथों अपना श्रम बेचने के लिए विवश था, वह सर्वहारा अथवा श्रमिक वर्ग बन गया। पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के कारण सर्वहारा वर्ग का जितना अधिक शोषण किया जाने लगा, उन्होंने पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होकर उनसे उतने ही संगठित रूप से संघर्ष करना आरंभ कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वर्गों का निर्माण तथा वर्ग संघर्ष की दशा इतिहास के प्रत्येक युग की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। प्रत्येक युग में उत्पादन के तरीकों के आधार पर ही समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ तथा समाज में जब तक शोषक और शोषित जैसे दो वर्ग रहेंगे, वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें: नंबर फर्स्ट पवित्र परिवार, नंबर सेकेंड दर्शन की दरिद्रता, नंबर थर्ड साम्यवादी घोषणा पत्र, नंबर फोर दास कैपिटल। नंबर फर्स्ट पवित्र परिवार, यह मार्क्स द्वारा लिखित और प्रकाशित होने वाली सबसे पहली पुस्तक है। इसका प्रकाशन सन 1845 में हुआ। इस पुस्तक में मार्क्स ने हीगल के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। नंबर सेकेंड दर्शन की दरिद्रता, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों के वास्तविक कष्टों को विस्तार से स्पष्ट किया है। नंबर थर्ड साम्यवादी घोषणा पत्र, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स की यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सन 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा जिसके द्वारा इस संगठन के लक्ष्यों तथा विश्वासों तथा कार्यक्रमों को स्पष्ट किया जा सके। इस संबंध में एंजेल्स ने पहले से ही एक विवरण तैयार कर रखा था। मार्क्स ने उसी विवरण के आधार पर साम्यवादी सिद्धांतों की एक तार्किक और व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। इस पुस्तक का आरंभ मार्क्स ने इस वाक्य से किया कि दुनिया का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नंबर फोर दास कैपिटल, पूंजी नाम से प्रकाशित मार्क्स की इस पुस्तक को साम्यवादी विचारक अपनी बाइबल की रूप में देखते हैं। यह पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका पहला खंड मार्क्स के जीवन काल में ही सन 1867 में प्रकाशित हो गया था, जबकि दूसरा और तीसरा खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके परम मित्र एंजेल्स द्वारा क्रमशः सन 1885 और 1894 में प्रकाशित करवाया गया। अंतिम खंड एंजेल्स की मृत्यु के बाद सन 1905 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने एक और सर्वहारा वर्ग के शोषण, अतिरिक्त मूल्य, साम्यवादी क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को स्पष्ट किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने उन परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख किया जिनके कारण पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है।